Hello and I welcome you all to my YouTube channel, that is Physics with Prakash. Actually, I was not posting videos for a very long time. It's been like 2 weeks that I haven't posted a video. Actually, my health was not very good. I haven't fully recovered yet. लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अगर मैं एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ तो सही रहेगा, बिकॉज बहुत दिनों से मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया. तो आज के इस वीडियो में हम क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वेव फंक्शन, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स भी अगर टाइम होता है हम करेंगे. आज अगर टाइम नहीं भी होता है तो नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, बिकॉज न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स IIT JAM CUET ऐसे एग्जामिनेशंस में आते रहते हैं, ठीक है. और उन क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ ट्रिक्स भी ज़रूरी होता है. हम उन ट्रिक्स को भी डिस्कशन में लेंगे. फाइन, ओके. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वेव फंक्शन. ओके, नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वेव फंक्शन, ठीक है. चलो शुरू करते हैं. नाउ सपोज I have a particle. The particle is moving in one dimension in space, right? X direction में पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है. तो मैंने उस पार्टिकल के लिए कैसे भी करके वेव फंक्शन निकाला. कैसे निकालते हैं पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन? उस पार्टिकल के लिए मैं श्रोडिंगर इक्वेशन लिखूंगा, उसको सॉल्व करूंगा तो मुझे पार्टिकल का वेव फंक्शन मिल जाएगा, राइट. तो मेरे पास एक पार्टिकल है जो कि स्पेस में वन डिमेंशन में मूव कर रहा है और मैंने उसका वेव फंक्शन निकाल लिया और वो वेव फंक्शन को बोला मैंने साई ऑफ एक्स थी, राइट. Now, once I know the wave function for the particle, I have all the information about the particle. I know how to find the energy of the particle. I know how to find the momentum of the particle. I know how to find the probability of finding the particle between two given points with the help of this wave function. इस wave function के मदद से हम ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं, right? Okay, fine. अब suppose ये मेरा x axis है, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और ये एक्स एक्सिस का ये ओरिजिन, ठीक है. दिस इज द ओरिजिन ऑफ द एक्स एक्सिस, राइट. और पार्टिकल के एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है. इट इज मूविंग इन वन डिमेंशन एंड आई हैव अ पार्टिकल, दिस पार्टिकल. अब किसी ने तुमको पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B. इस A और B इन दोनों पॉइंट्स के बीच पार्टिकल का मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे निकालोगे? सबसे पहली बात, ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है वन डिमेंशन में, इसके लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप, उसका हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. थर्ड स्टेप, मतलब सेकेंड स्टेप में ही सॉल्व करना मतलब क्या? आफ्टर सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द पार्टिकल आई विल गेट द वेव फंक्शन फॉर द पार्टिकल. सो फर्स्ट स्टेप, मैं पार्टिकल का श्रोडिंगर इक्वेशन लिखूंगा. सेकेंड स्टेप, उस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके उस पार्टिकल का वेव फंक्शन निकाल लूंगा मैं. Now once I know the wave function of the particle, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच पार्टिकल का मिलने का प्रोबेबिलिटी निकालना बड़ा आसान है. कैसे निकालते हैं? There is a formula, right? And the formula is that the probability of finding the particle between two points A and B is given by the integration of mod psi squared dx from A to B. Solving this integration will give you the probability of finding the particle between the two given points A and B. And the integration is integration of mod psi squared dx from A to B. The answer of this integration will give you the probability of finding the particle between the two points A and B. Now, a very important question. What is this mod psi squared? Let us try to know about this function, mod psi squared. ये क्या होता है mod psi squared? So, mod psi squared. This mod psi squared is nothing but psi star psi. Now, what is this psi star? अरे कोई बड़ी बात नहीं है. Psi star is called, what is psi? It is a wave function for the particle, right? यहाँ पर मैं x t बार बार नहीं लिख रहा हूँ, लिख भी सकता हूँ, कोई बात नहीं. हमको पता ही है वेव फंक्शन पोजीशन और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है. So this is mod psi squared. It is equal to the multiplication of the complex conjugate of the wave function
and the wave function. This psi star is called the complex conjugate of the wave function. Now what do you mean by the complex conjugate of the wave function? Try to understand. ये जो मेरा wave function है ये क्या है? This is the solution of the Schrödinger equation. ये Schrödinger equation का solution है और ये जो solution है इसमें कोई restriction नहीं है कि ये real valued function ही होना है. ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन में कि इस फंक्शन को एक रियल फंक्शन ही होना है. इट इज इन जनरल अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन. ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं द वेव फंक्शन, डू यू अंडरस्टैंड? इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि इसको रियल वैल्यूड फंक्शन ही होना पड़ेगा. इट कैन हैव इमेजिनरी पार्ट्स. इट्स अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन इन जनरल. डू यू अंडरस्टैंड? ऐसा कोई रोक टोक नहीं है कि वेव फंक्शन हमेशा रियल वैल्यूड फंक्शन ही होगा, हमेशा रियल फंक्शन ही होगा. ऐसा कोई रोक टोक नहीं है कि इसमें इमेजिनरी टर्म्स नहीं रह सकता. हो सकता है. श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसमें इमेजिनरी टर्म्स रह सकता है. तो इस वेव फंक्शन में इमेजिनरी टर्म्स रह सकता है. तो ये जो वेव फंक्शन है जरूरी नहीं है कि ये हमेशा रियल होगा. इट इज इन जनरल अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन. कॉम्प्लेक्स फंक्शन मतलब इसमें इमेजिनरी टर्म भी हो सकता है. डू यू अंडरस्टैंड? रियल प्लस इमेजिनरी दोनों टर्म्स इसमें हो सकता है. राइट? ओके. तो इस वेव फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं u plus iv. What is u? It is a real part of this wave function and this is the real part of the wave function and this is the imaginary part of the wave function. बात समझ में आ रहा है? This u is real. U is a real function. V is also a real function. But u plus iv, that is the wave function. This is a complex function. ये complex function क्यों हो गया? क्योंकि I आ गया ना. देखो u अकेले में real है, v अकेले में real है. अगर मैं u plus v करता तो जो wave function होता वो real होता, लेकिन मैं u plus v नहीं कर रहा हूँ. u plus iv, I तो सबको पता है imaginary numbers में जो I आता है इसको हम iota बोलते हैं. राइट? What is I? It is root over -1. राइट? जब भी I आ जाता है उसमें इमेजिनरी टर्म आ जाता है. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो वेव फंक्शन है अभी एज ए होल दिस वेव फंक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्योंकि इसमें रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है. डू यू अंडरस्टैंड? ओके. तो मेरा वेव फंक्शन इमेजिनरी हो सकता है, उसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट रह सकता है अलॉन्ग विद द रियल पार्ट. डू यू अंडरस्टैंड? कोई रोक टोक नहीं है कि वेव फंक्शन को रियली होना है. फाइन. अब अगर मेरा वेव फंक्शन कुछ इस प्रकार का है u plus iv where u is real, v is real but u plus iv is a complex function. Do you understand? तो mod psi squared कितना होगा? It is psi star psi, right? What is psi star? It is called the complex conjugate of psi. Complex conjugate मतलब बड़ा आसान है. psi में जब भी तुमको i दिखेगा ना, iota, साई स्टार में उस आई को क्या कर देना? माइनस आई कर देना. तब मैं क्या बोलूंगा? साई स्टार इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा वेव फंक्शन मान लो ऐसा है e⁻i⁴ राइट? तो साई स्टार कितना होगा? कुछ नहीं करना है, बस इस आई को माइनस आई कर देना है. यहां पर k एक रियल नंबर है, ठीक है, कांस्टेंट है, k इज अ रियल कांस्टेंट. तो साई स्टार क्या होगा? e⁻i⁴x. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज द थिंग. हो गया? तो वेव फंक्शन में जब भी आई दिखेगा उसको माइनस आई कर देंगे तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे साई स्टार, द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई. डू यू अंडरस्टैंड? फाइन. ओके. तो मेरा साई इस प्रकार का है, मॉड साई स्क्वायर निकालते हैं. साई स्टार कितना होगा? u माइनस आई वी और साई कितना होगा? u प्लस आई वी. दिस इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी. व्हाट इज द फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसको करो, आंसर कितना आएगा? u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर. सो दिस इज योर मॉड साई स्क्वायर. u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर. u इज रियल, v इज रियल, u squared is real, v squared is real. So u squared plus v squared is also real. Do you understand? So this mod psi squared is real. Are you getting my point? तो हमेशा याद रखना तुम्हारा जो वेव फंक्शन है इट कैन बी अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन इन जनरल, इट कैन हैव इमेजिनरी टर्म्स, बट इस वेव फंक्शन का जब मैं मॉड साई स्क्वायर ले लूंगा, इसका जब मैं मॉड स्क्वायर ले लूंगा, दैट इज साई स्टार, जब साई कर दूंगा मैं
तब मुझे जो फंक्शन मिलेगा वो हमेशा एक रियल फंक्शन होगा, ऑलवेज। तो साई इट कैन हैव इमेजिनरी पार्ट्स but mod psi squared cannot have imaginary parts. It is purely a real function. Do you understand? This is mod psi squared. Mod psi squared. Fine. It is psi star psi. Fine. Okay. So the probability of finding the particle between 2 points A and B is given by integration of mod psi squared dx from A to B. क्योंकि mod psi squared रियल है तो प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगा, रियल आएगा। बहुत लोग गलती से ये भी कर देते हैं कभी कभी, mod psi squared के जगह psi dx लिख देते हैं। ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि psi कैन बी व्हाट, दिस psi कैन हैव इमेजिनरी पार्ट्स, राइट। ये इमेजिनरी हो सकता है। अगर इसमें इमेजिनरी पार्ट रहेगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। प्रोबेबिलिटी हैज टू बी रियल ऑलवेज। डू यू अंडरस्टैंड? इसीलिए ये psi x dx का इंटीग्रेशन नहीं, ये mod psi squared dx का इंटीग्रेशन है। दिस विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन 2 points A and B. Are you getting my point? Very important. This is the formula. Okay, fine. Now suppose I ask you a question and the question is, ये जो पार्टिकल जो वन डिमेंशन में मूव कर रहा है, राइट, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये पार्टिकल कहीं ना कहीं ऐसे मूव कर रहा है, राइट। ओके फाइन। नाउ इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल समवेयर बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के बीच कहीं भी पार्टिकल का मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना है? व्हाट इज द probability of finding the particle somewhere between minus infinity and plus infinity? ये 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तो पार्टिकल मिलेगा ना माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के बीच, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। दिस इज द एंटायर यूनिवर्स फॉर दिस पार्टिकल। क्योंकि पार्टिकल वन डिमेंशन में ही मूव कर रहा है तो उसका पूरा एंटायर यूनिवर्स है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पार्टिकल अगर सच में है तो माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के बीच अरे कहीं ना कहीं तो पार्टिकल 100% मिलेगा। So the probability of finding the particle between minus infinity and plus infinity, somewhere between minus infinity and plus infinity, is always 1. Do you understand? I repeat, the probability of finding the particle somewhere between minus infinity and plus infinity is always 1, because the particle तो रहेगा ना कहीं वन डिमेंशन में माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के बीच, समवेयर कहीं ना कहीं वो तो मिलेगा ही 100%। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी चीज को मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल समवेयर बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी इज 1. हाउ टू राइट दिस मैथमेटिकली? ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो जो पार्टिकल है उसका जो वेव फंक्शन है उसका मॉड साई स्क्वायर्ड dx करके इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम माइनस इंफिनिटी to plus infinity. This will give you the probability of finding the particle between minus infinity and plus infinity, and this will be 1. It has to be 1. Do you understand? And this condition is called the normalization condition for the wave function. This is called the normalization condition. तो बात को समझो। मुंह उठा के किसी ने भी तुमको कोई भी फंक्शन दे दिया और बोला कि ये फंक्शन एक वेव फंक्शन है, ये एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर सकता है, नहीं। मुंह उठा के तुमको कोई भी कुछ भी फंक्शन दे देगा, वो हमेशा वेव फंक्शन नहीं हो सकता, वो हमेशा किसी भी एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तुमको देखना पड़ेगा जो वेव फंक्शन तुमको किसी ने दिया है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। मतलब किसी ने तुमको बोला कि ये फंक्शन ले लो और ये एक वेव फंक्शन है, मतलब ये एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, तो तुम कैसे कंफर्म होगे कि ये फंक्शन है सच में एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर सकता है कि नहीं? उस फंक्शन का मॉड साई स्क्वायर्ड करके उसको इंटीग्रेट कर देना फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अगर वो 1 आता है तो वो जो फंक्शन वो वेव फंक्शन हो सकता है, वो पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन अगर 1 नहीं आता है तो वो वेव फंक्शन एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। डू यू अंडरस्टैंड व्हाई? क्योंकि ये एक फिजिकल कंडीशन है। दिस इज द फिजिकल कंडीशन। अगर एक पार्टिकल 1 डिमेंशन में मूव कर रहा है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में
इन इन्फिनिटी के बीच कहीं ना कहीं उसका मिलने का प्रोबेबिलिटी 1 होगा. दिस इज 100% श्योर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन तुम्हारा जो फंक्शन जो तुमको तुम्हारे दोस्त ने दिया वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. उसका मतलब वो जो फंक्शन दिया वो एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, वो गलत फंक्शन है, वो एक फंक्शन नहीं हो सकता. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ऑलवेज रिमेंबर, for a function to be a wave function, for a function to physically represent the particle, the mod psi square of the function integrated from minus infinity to plus infinity should always be 1. Are you getting my point? And such functions whose mod squared integrated from minus infinity to plus infinity gives you 1, such functions are said to be normalized. मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसा फंक्शन जिसका मॉड साई स्क्वायर करके माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी अगर तुम इंटीग्रेट कर देते हो, आंसर अगर 1 आता है, तो वो फंक्शन एक पार्टिकल को सच में रिप्रेजेंट कर सकता है. और ऐसे फंक्शन को मैं बोलूंगा नॉर्मलाइज्ड फंक्शन या फिर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन. और वो फंक्शन सच में एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर सकता है. डू यू अंडरस्टैंड? सो दोस फंक्शंस व्हिच सैटिस्फाई दिस कंडीशन इज कॉल्ड a normalized function, a normalized wave function. Are you getting my point? So this is called the normalization condition. For any function to represent the particle, the function has to be normalized. That is, the mod psi squared integration of the function from minus infinity to plus infinity has to be 1. Otherwise, that function cannot represent the particle. Are you getting my point? So this is called the normalization condition of the wave function. Fine? Okay. अब तुमको एग्जाम्स में अलग अलग फंक्शंस दिया रहेगा और तुमको पूछेगा कि इनमें से कौन सा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, कौन सा फंक्शन सच में एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर सकता है, तुमको निकालना पड़ेगा. राइट? तो वो सब निकालेंगे हम, लेकिन पहले ऐसे क्वेश्चंस करने का कुछ ट्रिक्स हम सीख लेते हैं. तुमको क्या एग्जाम में ऐसे फंक्शन दिया जाएगा और तुमको पूछेगा कि इनमें से कौन सा फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है या फिर सच में एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर सकता है. डू यू अंडरस्टैंड? तो तुमको चेक करना पड़ेगा उन फंक्शंस में से कौन सा फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है. मतलब तुमको इंटीग्रेशन करके देखना पड़ेगा उस फंक्शन का मॉड स्क्वायर करके कि 1 आता है कि नहीं. तो इंटीग्रेशन आएगा. इंटीग्रेशन तो हम सबको डर लगता है कभी कभी, है ना? तो डरने का नहीं, मैं एक ट्रिक दे दूंगा. इंटीग्रेशन का एक ट्रिक दूंगा जो ज्यादातर क्वेश्चंस में अपीयर होता है नॉर्मलाइजेशन के. ठीक है ना? वंस यू नो दैट इंटीग्रेशन, वो सब क्वेश्चंस करना थोड़ा सा आसान बन जाता है. डू यू अंडरस्टैंड? फाइन. और वो ट्रिक मैं देने जा रहा हूं. एंड द ट्रिक इज इंटीग्रेशन ऑफ x to the power m e to the power minus alpha x to the power n dx from 0 to infinity. लिमिट याद रखना, 0 to infinity, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी नहीं, 0 to infinity, राइट? is equal to 1 by n gamma of m plus 1 by n divided by alpha to the power m plus 1 by n. This is the trick. Integration of x to the power m e to the power minus alpha x to the power n dx from 0 to infinity is equal to 1 by n, ये वाला n, गामा ऑफ m प्लस 1 बाई n, ये m कौन सा है? ये वाला m, होल डिवाइडेड बाय अल्फा टू द पावर m प्लस 1 बाई n. डू यू अंडरस्टैंड? ये क्या है? गामा फंक्शन. अब गामा फंक्शन के बारे में तुम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़े होंगे. अगर नहीं पढ़े हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. मैं एक दो चीज बता दूंगा गामा फंक्शन के बारे में, तो तुम गामा फंक्शन के एटलीस्ट क्वेश्चंस तो कर पाओगे जो नॉर्मलाइजेशन में चाहिए. ठीक है? तो गामा फंक्शन के बारे में एक दो बात कर लेते हैं. ठीक है? तुमको बस 2 या 3 ही चीज याद रखना है गामा फंक्शन के बारे में, बाकी सब चीजें अपने आप निकलते जाएगा. तो याद रखना, गामा ऑफ 1 ब्रैकेट में अगर ये 1 आ जाए ना, गामा ऑफ 1 इज इक्वल टू 1. राइट? ये m प्लस 1 बाई n करके अगर 1 आ जाए तो गामा ऑफ 1 इज इक्वल टू 1. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. गामा ऑफ 1 इज इक्वल टू 1. गांठ बांध लेना इस बात की. गामा ऑफ 1 इज इक्वल टू 1. यू हैव टू रिमेंबर. गामा ऑफ हाफ इज इक्वल टू रूट ओवर पाई. गामा ऑफ हाफ कितना होता है? रूट ओवर पाई. गामा ऑफ n प्लस 1, gamma of n plus 1 is n into gamma of n. This three formulae you have to remember.
once you know these three formulae, you can find the gamma value for any number. For example, if I ask you what is the gamma of 3/2, gamma of 3/2 निकालना है, मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर आया ना, ये 3/2 आया, gamma of 3/2 कैसे निकालोगे? वेरी इजी। 3/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? हाफ प्लस 1, गामा ऑफ हाफ प्लस 1, राइट? इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, गामा ऑफ 3/2, इट कैन बी रिटन एज गामा ऑफ हाफ प्लस 1. What is half? It is acting as n, right? So gamma of n plus 1 is equal to n into gamma of n. So it is 2. What is gamma of half? It is root over pi. So gamma of 3/2 is what? Root over pi by 2. एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, चलो। गामा ऑफ 5/2 निकालो। गामा ऑफ 5/2 कैसे निकाल सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज 3/2 plus 1. Gamma of 5/2 is gamma of 3/2 plus 1, right? This is n, so it is n into gamma of n. 3/2 into gamma of 3/2, right? Gamma of 3/2 डायरेक्टली तो मुझे पता नहीं, गामा ऑफ 3/2 को कैसे लिख सकता हूं मैं? हाफ प्लस 1. Gamma of 3/2 can be written as gamma of half plus 1. This is n and this is 1. So gamma of n plus 1 is equal to n into gamma of n, right? This is 3/4. Gamma of half is root over pi. So the answer is 3 root pi by 4. Gamma of 5/2 मैंने निकाल दिया. Do you understand? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे तुम गामा फंक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लेके ये सब क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फाइन, चलो। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ट्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विद दिस ट्रिक गामा फंक्शंस के बारे में मैं 3 चीज बताया, वो चीज तुमको याद रखना है, राइट? अच्छा, अब मैं तुमको एक फंक्शन दूंगा और मैं पूछूंगा कि वो फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं, वो देखना है। फाइन, ओके। And the function is, I am giving a function e to the power minus alpha x square. मैंने तुमको एक फंक्शन दिया और मैं पूछ रहा हूं कि ये फंक्शन सच में फिजिकल पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर सकता है कि नहीं। तुमको क्या देखना है? ये फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं, तुमको ये देखना है। अगर ये फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है मतलब ये फिजिकल पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर सकता है, अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो ये पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। वी बेसिकली हैव टू चेक वेदर दिस फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड और नॉट, राइट? चलो, तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ mod psi squared dx फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी निकालूंगा। अगर ये 1 आता है, इसमें मैं साई क्या लूंगा? ये वाला फंक्शन लूंगा, राइट? अगर ये 1 आता है तो ये वाला जो फंक्शन है ये नॉर्मलाइज्ड है। अगर ये 1 नहीं आता है तो ये जो फंक्शन है ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है। अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं होगा तो ये फिजिकली एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। डू यू अंडरस्टैंड? फाइन। तो दिस इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। साई की जगह ये फंक्शन बैठा दूंगा। चलो, इस फंक्शन के लिए मॉड साई स्क्वायर निकालो। मॉड साई स्क्वायर कितना है? साई स्टार साई, हाँ के ना? साई स्टार कितना होगा? इसमें कहीं आई तो दिख नहीं रहा है। अगर आई होता तब माइनस आई करेंगे, आई है ही नहीं तो ये साई स्टार साई के बराबर ही होगा। e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि इस फंक्शन में आई है ही नहीं तो साई स्टार अगर आई होता है तो माइनस आई करेंगे। ये अल्फा क्या है? रियल कांस्टेंट है, ठीक है? मैं बता रहा हूं दिस अल्फा इज अ रियल कांस्टेंट, ओके? ऐसे बता रहा हूं तुमको, इट्स अ रियल कांस्टेंट, ओके? अगर यहां पर कहीं पर आई होता तब मैं जाके आई को माइनस आई करता, आई है ही नहीं तो साई स्टार क्या? साई के बराबर ही होगा। डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस साई स्टार इज e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर और ये साई क्या है? e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। इसको तुम ट्रिक के हिसाब से भी लिख सकते हो, मतलब याद कर सकते हो। अगर तुम्हारा फंक्शन प्योरली रियल है तो साई स्टार और साई क्या? बराबर ही होगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो मॉड साई स्क्वायर इज साई स्टार साई, दिस इज द आंसर। तो इट इज e टू द पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज योर मॉड साई स्क्वायर। हो गया? फाइन।
तो दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये तुम्हारा मॉड साई स्क्वायर, ये साई था उसका मॉड साई स्क्वायर कितना होगा, इतना होगा राइट, e टू द पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर dx हो गया। तो अभी इस इंटीग्रेशन को करना है, फाइन ओके। बहुत लोग को लग रहा है अभी मैं डायरेक्ट ट्रिक लगा दूं, ट्रिक नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि ट्रिक में जो मैंने इंटीग्रेशन का ट्रिक दिया था वो ट्रिक क्या था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर m e टू द पावर माइनस अल्फा x टू द पावर n dx इज इक्वल टू 1 बाय n गामा ऑफ m प्लस 1 बाय n डिवाइडेड बाय अल्फा टू द पावर m प्लस 1 बाय n, राइट। ये तो ट्रिक था, लेकिन इस ट्रिक में जो लिमिट था दैट वाज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, इसमें जो लिमिट है वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, राइट। चलो अब इस लिमिट को मैं कन्वर्ट कर लूंगा टू 0 टू इन्फिनिटी, कैसे, हम सबको पता है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ f of माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ प्लस एक्स। डू यू अंडरस्टैंड, ये क्लास 12 में पढ़े हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए। ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, तब जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ प्लस एक्स। फॉर एग्जाम्पल -2 से +2 तुमको इंटीग्रेशन करना है x टू द पावर 2 dx का। अब बात को समझो, अगर यहां पर ये fx की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, राइट। अगर मैं x के जगह माइनस एक्स भी रख दूं, यहां पर fx क्या है, एक्स स्क्वायर्ड, राइट। f ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर्ड, तो ये एक्स स्क्वायर्ड ही हुआ कि नहीं, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। डू यू अंडरस्टैंड, अगर तुम्हारा फंक्शन ऐसा हो कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 0 टू 2 एक्स स्क्वायर्ड dx। दिस इज द थिंग, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ऐसे फंक्शन जिसमें f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। तो तुम्हारा अगर ये फंक्शन इवन फंक्शन होगा तो इस इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड। मान लो तुम्हारा जो ये फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है, तब क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू 0, कब, व्हेन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। इफ दिस फंक्शन इज सच दैट एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, देन दिस होल इंटीग्रेशन of fx dx from minus a to plus a will be 0। ऐसे फंक्शन जिसमें f of माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स होता है, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। तो द इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए ऑफ एन ऑड फंक्शन इज इक्वल टू 0। डू यू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 टू +2 एक्स क्यूब dx, कितना होगा आंसर इसका, एक्स क्यूब एक ऑड फंक्शन है, कैसे पता चला, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट। एफ ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, माइनस ऑफ एक्स क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, एंड दिस माइनस विल रिमेन हियर। व्हाट इज दिस एक्स क्यूब, दिस एफ ऑफ एक्स। तो तुम्हारा अगर फंक्शन एक्स क्यूब हो तो इस केस में एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ये ऑड फंक्शन हो गया, इसका आंसर 0। डू यू अंडरस्टैंड, फाइन। ये क्लास 12 में पढ़े हो, मैंने बस रिकैप करा दिया, फाइन ओके, रिवीजन करा दिया। Okay, now we have this integration of e to the power minus 2 alpha x square dx from minus infinity to plus infinity तुमको इंटीग्रेशन करना है, राइट। अब ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, ऑफ कोर्स इट इज एन इवन फंक्शन। हाउ, क्योंकि x के जगह अगर मैं माइनस एक्स भी रख दूं तो फंक्शन वही सेम रहेगा, f ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू f ऑफ x, तो इट इज एन इवन फंक्शन। डू यू अंडरस्टैंड, सिंस इट इज एन इवन फंक्शन आई कैन राइट इट एज 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर dx। हाँ के ना, इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब दोनों का लिमिट मैच हो गया, मेरा ट्रिक और ये दोनों थोड़ा बहुत मैच करा है, राइट ओके। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज 0 टू इंफिनिटी, इसके आगे हाँ 1 है ना, 1 कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, x टू द पावर 0
देखो बिल्कुल दोनों का फॉर्म मैच कर रहा है। यहां पर m का वैल्यू कितना है 0, n का वैल्यू कितना है 2, और यहां पर अल्फा जो एक कांस्टेंट है, यहां पर अल्फा की जगह 2 अल्फा है जो कि एक कांस्टेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फाइन। तो इसका आंसर कितना आएगा? चलो इसका आंसर इस तरफ करते हैं। ये 2 तो पहले से है, राइट? तो 1/n करना है। n का वैल्यू कितना है 2 है, राइट? 1/2 गामा ऑफ m प्लस 1/n, m का वैल्यू कितना है 0 है, 0 प्लस 1 मतलब 1/n, n का वैल्यू 2, होल डिवाइडेड बाय अल्फा, अल्फा मतलब x टू द पावर n का जो कोफिशिएंट, यहां अल्फा की जगह 2 अल्फा है तो x टू द पावर 2 का जो कोफिशिएंट वो 2 अल्फा होगा, 2 अल्फा होल टू द पावर m प्लस 1/n, m प्लस 1/n का वैल्यू आता था हाफ, हाँ के ना? चलो ये 2 गया कैंसल। गामा ऑफ हाफ कितना है √π, गामा ऑफ हाफ इज इक्वल टू √π। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज √2 अल्फा, so your answer is √π divided by 2 alpha. Okay, and your alpha is such that 2 into alpha, दोनों को मल्टीप्लाई करने से पाई नहीं आता है, ये मुझे बताना पड़ेगा तुमको। अगर 2 into अल्फा करके पाई आ गया तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू 1 आ जाएगा, तब ये वेव फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉर्मलाइज हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो इस क्वेश्चन में एक चीज मतलब मैं तुमको बता रहा हूं पहले से कि 2 into अल्फा इज नॉट इक्वल टू पाई। दिस इज ऑलरेडी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। दिस अल्फा व्हिच इज अ रियल कांस्टेंट इज सच दैट 2 into अल्फा इज नॉट इक्वल टू पाई। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, तब मैंने इस वेव फंक्शन का मॉड साई स्क्वायर करके आंसर निकाला, इतना मिला मुझे आंसर। डू यू अंडरस्टैंड? और ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 अल्फा इज सच दैट 2 अल्फा इज नॉट इक्वल टू पाई। अगर ये 2 अल्फा पाई के बराबर नहीं है then this integration is not equal to 1. That means this wave function is not normalized. This wave function cannot physically represent the particle. Are you getting my point? So this is all about normalization. This is all about the basic of normalization. अब एक बात समझो, ये अभी वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है, लेकिन मेरे पास एक टेक्निक है जिसके मदद से मैं इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर सकता हूं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, टेक्निक इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन ऑफ अ वेव फंक्शन। अगर एक वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, हाउ टू नॉर्मलाइज इट? अगर ये पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, अगर ये नॉर्मलाइज नहीं है, तो उसको मैं कैसे नॉर्मलाइज करूं? कैसे मैं उस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज बना दूं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वेव फंक्शन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? सो इस चैप्टर में बस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होता है वो हमको जानना था, और वो जो ट्रिक है वो ट्रिक मुझे तुमको बताना था। वो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ गामा फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया देना था, राइट? इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑन नॉर्मलाइजेशन। ठीक है? थैंक यू, एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज फिजिक्स विद प्रकाश। थैंक यू।